हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 की हिंदी। हिंदी की जो मल्हार बुक है, जो आपकी नई एनसीईआरटी की जो किताब है, उसका पहली जो चैप्टर है वो कविता में है। और ये कविता हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ी, जिसमें अपने देश के लिए प्रेम और अपने देश के प्रति जो है हमारी भावनाओं का वर्णन यहाँ कवि ने किया है। इसी कविता के हम प्रश्न उत्तर कर रहे थे। तो आइए इन प्रश्न उत्तर को आगे हम कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए, तो आपने यहाँ प्रीवियस लेक्चर में पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन कर लिया था। तो ये जो कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न है ये आपने किए थे। तो चलिए, तो मिलान का प्रश्न बेटा हमने कल की क्लास में आपको लास्ट में बताया था। तो आपने मिलान किया था, जिसमें स्तंभ 1 में आपको कविता की कुछ पंक्तियां दी गई थी और स्तंभ 2 में इसी कविता के संदर्भ और भावार्थ या अर्थ आप कह सकते हैं दिए थे। तो आपने मिलान करना था, तो आपने कर लिया था। जिन्होंने नहीं करा है तो एक बार आप फिर से देख लीजिएगा। तो स्तंभ 1 में आपके पास था, जिसने साहस को छोड़ दिया वह पहुंच सकेगा पार नहीं। इसका संदर्भ क्या है, इसका अर्थ क्या है, यहाँ पर किस बारे में बात की गई है। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि जिसने किसी कार्य को करने का साहस छोड़ दिया हो वह किसी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता है। यानी कि आपने जो है यदि साहस ही छोड़ दिया तो आप लक्ष्य को प्राप्त कैसे करेंगे। इसलिए किसी भी काम को करने के लिए आपके मन में साहस होना चाहिए, तभी आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा आपका यहाँ पर स्तंभ 1 में कविता की पंक्ति थी, जो जीवित जोश जगा न सका उस जीवन में कुछ सार नहीं। तो इसका अर्थ था, जो स्वयं के साथ दूसरों को भी प्रेरित और उत्साहित नहीं कर सकता है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे देश में जो है अंग्रेजों ने क्या कर दिया था, अपना आधिपत्य कर लिया था, अपना जो है यहाँ पर अधिकार कर लिया था। फिर हमारे देश के जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उन सब ने क्या किया, अपने अपने आप तो वो स्वयं तो उत्साहित थे ही, लेकिन उन्होंने देशवासियों को आंदोलन करके जुलूस करके क्या किया था, उत्साहित किया था। तो यहाँ पर क्या कहा गया है, जो जीवित जोश जगा न सका, जो व्यक्ति जो है अपने स्वयं के साथ दूसरों का भी प्रेरित और उत्साहित नहीं कर सकते, उसका जीवन भी क्या है, निष्फल है और अर्थहीन है। उसके जीवन में कोई अर्थ नहीं है, ठीक है, उसके जीवन का कोई सार नहीं है। इसलिए आप क्या करें, अपने आप तो स्वयं तो जो आपके अंदर है ही, अब आप क्लास 8 में पढ़ते हैं, अब आप जो है क्या करेंगे, पढ़ेंगे और अपने साथ जो आपके फ्रेंड्स हैं, जो आपके साथी हैं, उनको भी पढ़ने का जोश देंगे, या किसी के प्रति सहानुभूति की भावना आप जब किसी दूसरे व्यक्ति या किसी जरूरतमंद के लिए आप सहानुभूति का भाव रखेंगे, दया और करुणा का भाव रखेंगे, तो निश्चित तौर पर जो आपके साथ आपका साथी है वो आपको देखकर भी वो भी सीखेगा। तो स्वयं भी आप उस चीज के लिए क्या है, उत्साहित हैं, प्रेरित हैं, तो दूसरा भी आपको देख करके उत्साहित होगा और प्रेरित होगा। तो ये निश्चित रूप से है, ठीक है। तो इस पंक्ति का अर्थ है, जिस पर ज्ञानी भी मरते हैं, जिस पर है दुनिया दीवानी। अब आगे की पंक्ति में कवि ने बताया, जिस पर देश की संपदा क्या है, जिस पर ज्ञानी भी मरते हैं, जिस पर है दुनिया दीवानी। जिस देश की ज्ञान संपदा से समूचा विश्व जो है प्रभावित है, पूरा विश्व जो है हमारे देश की परंपरा, यहाँ की संस्कृति पर क्या है, दीवानी है। हर कोई जो है यहाँ की संस्कृति और यहाँ की जो परंपरा है वो महान संस्कृति है। इसमें जो है सभी का आदर किया जाता है और सभी को जो है एक समान भाव से यहाँ देखा जाता है। और यहाँ की संस्कृति जो है विश्व की विरासत में सबसे ऊंचे स्थान पर हमारी संस्कृति है, ठीक है। हालांकि हमारे देश के लोग जो है पश्चिमी संस्कृति और विदेश की संस्कृतियों को अपना रहे हैं, लेकिन हमारी देश की जो संस्कृति है वो जो है सर्वोच्च है। सब कुछ है अपने हाथों में, क्या तोप नहीं तलवार नहीं। इस पंक्ति का क्या यहाँ पर अर्थ है, क्या कहना चाहते हैं कवि, कहते हैं सब कुछ आपके हाथ में है, सब कुछ है अपने हाथों में, क्या तोप नहीं तलवार नहीं। जिस प्रकार युद्ध में तोप और तलवार की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार मनुष्य की प्रगति के लिए साहस और इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है। जैसे जब आप लड़ाई करने जाते हैं या कोई भी युद्ध होता है तो वहां पर अस्त्र और शस्त्र चाहिए, बिना अस्त्र शस्त्र के लड़ाई नहीं हो सकती है, ठीक है। तो वहां पर आपको तलवार चाहिए होगी, चाहे वो तलवार की लड़ाई हो या तोप, बंदूकें जो भी हैं, मिसाइलें, ये सब आपको चाहिए होंगे।
तो यहाँ पर कवि कहता है उसी प्रकार मनुष्य की प्रगति के लिए साहस और इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है। आपके मन में इच्छा होनी चाहिए, उस काम के प्रति इच्छा शक्ति होनी चाहिए और साथ में साहस भी होना चाहिए। तो किसी भी काम को करने के लिए आप अपनी प्रगति कब करेंगे, अपना विकास कैसे करेंगे, आपके मन में सबसे पहले उस काम के लिए इच्छा शक्ति कि मुझे ये करना है तो करना है, और इच्छा शक्ति के साथ साथ साहस भी होना चाहिए। बस सोचना नहीं है, इच्छा शक्ति रख करके उसे पीछे नहीं हटना है, साहस करके उसे काम करना है। तो ये इन पंक्तियों का यहाँ पर अर्थ था। अब आगे की पंक्तियां यहाँ पर हम करेंगे। तो कविता से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं, इन्हें ध्यान पूर्वक आप पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इसका क्या अर्थ समझ में आया है, अपने विचार अपने समूह में आप साझा कीजिए और लिखिए। तो आप देख पा रहे हैं जो आपकी नई किताब है, इस पूरी किताब में जो प्रश्न उत्तर हैं वो सारे बच्चों के लिए है, यानी कि आप सारे प्रश्नों को आपस में चर्चा करेंगे, आपस में आप जो है वार्तालाप के माध्यम से कविता को पढ़ेंगे और बच्चे आपको जो है आपस में ही इन कविता के जो प्रश्न हैं उनको करना है। तो ये आपके लिए है, लेकिन आपको यहाँ से एक आइडिया दिया जाएगा, बाकी आपको करना स्वयं ही है। तो कविता से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं, उसे आप ध्यान से पढ़ेंगे और इन पर आप विचार करेंगे। आप बच्चे जो है अपना समूह बना लें 4-4 बच्चों का, और फिर जो है हर बच्चे में एक ऐसा बच्चा हो, हर समूह में एक ऐसा बच्चा हो जो बहुत जल्दी जो है कविता के अर्थ को समझ सकता है, जिसको सभी चीजें पता है। तो आप आपस में वार्तालाप के माध्यम से इन प्रश्नों के उत्तर देंगे। यहाँ से तो आपको सिर्फ आइडिया दिया जाएगा। तो निश्चित है, निसंशय निश्चित है, जान एक दिन जाने को, है काल दीप जलता हरदम, जल जाना है परवानों को। ठीक है, तो ये 4 पंक्तियां हैं और आप अपने समूह में इन पंक्तियों पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले, क्योंकि अभी बहुत सारे बच्चों के पास किताबें नहीं हैं, तो आप कविता की पंक्तियों को लिख लें। निश्चित है, निसंशय निश्चित है, जान एक दिन जाने को, है काल दीप जलता हरदम, जल जाना है परवानों को। चलिए, तो इन पंक्तियों में कवि क्या कहता है? कवि यहाँ कह रहे हैं कि निश्चित है, बोले जीवन जो है नश्वर है, नाशवान है, जीवन का अंत होना ही होना है, ये निश्चित है। और जब ये निश्चित है तो हम इन भौतिक वस्तुओं का संग्रह क्यों करें, किस लिए करें? क्योंकि हमें तो एक दिन जाना ही है। तो इस पंक्ति में कवि कहते हैं निश्चित है कि हमारा जीवन नश्वर है, हम जो है एक दिन इस धरती को छोड़कर, इस शरीर को छोड़कर जरूर जाएंगे। इसलिए कहते हैं कि जब ये चीज निश्चित ही है, एक दिन मृत्यु आनी ही है, जब जीवन की यही सच्चाई तय है, तो हमें अपने जीवन को किसी महान उद्देश्य में लगाना चाहिए। जैसे देश की सेवा में करना, उसमें लगाना चाहिए। जैसे परवाना दीपक की लौ में जलकर खुद को समर्पित कर देता है, वैसे ही हमें भी अपने देश के लिए बलिदान देने से नहीं डरना चाहिए। यहाँ पर हम देश की ही बात करेंगे, क्योंकि स्वदेश कविता यहाँ पर अपने देश के लिए लिखा है इन्होंने। तो अब जो है आप अपने देशवासियों के लिए करेंगे, क्योंकि आज तक जो है जब भारत गुलाम था तो हम देश की स्वतंत्रता के लिए जिन्होंने काम किया, और निश्चित रूप से वो इतिहास के पन्नों में उनका नाम हमेशा पढ़ा जाएगा। जब तक इस धरती पर जीवन है तब तक उनका नाम अमर रहेगा। इसलिए आप भी देश के लिए कोई ऐसा काम करें, कुछ ऐसा काम करें देशवासियों के लिए, हमारे देश के जितने भी लोग हैं, या किसी दलित के लिए आप ऐसा काम करें कि आपके मन को संतुष्टि मिले कि हमने कुछ काम अच्छा किया है और जीवन को हमने जो है सार्थक किया है। क्योंकि जीवन स्वयं के लिए नहीं है, दूसरों के लिए है कि हम भलाई कितना कर सकते हैं। यहाँ पर कवि ने क्या कहा कि जो दूसरों की भलाई नहीं करता है, दूसरों का कल्याण नहीं करता है, उसका स्वयं का भी कल्याण नहीं हो सकता है। इसलिए दूसरों की भलाई करने की आप कोशिश करें और इस पर आप काम करें। तो यहाँ इस पंक्ति का यही अर्थ है कि हमें जो है जीवन को किसी महान उद्देश्य, हमारा उद्देश्य बड़ा होना चाहिए। ये नहीं कि हमें जो है अपने लिए भौतिक वस्तुओं का संग्रह करना, ये तो तुच्छ उद्देश्य है। आप बहुत बड़े, बहुत ज्यादा पैसे कमा लेंगे, ये तुच्छ उद्देश्य है। इस उद्देश्य का जो है ये आप तक ही सीमित रहेगा, और ये भी जो है जरूरी नहीं है कि आप उस तक पहुंच भी सकते हैं या नहीं।
इसलिए आप दूसरों के लिए काम करें, आप जो है सबकी भलाई करें। तो इसके लिए सबसे पहले अपनी स्वयं की, जब हम एक जो है विकसित मानव होगा, एक जो है सफल आदमी होगा, तभी जाकर के वो दूसरों का भी विकास करेगा। अब स्वयं का ही विकास न कर पाए तो दूसरों के लिए क्या करेंगे। तो इसलिए प्रगति अपनी भी करनी है, साथ में दूसरों के बारे में भी हमें सोचना है। तो इस कविता के माध्यम से, इन पंक्तियों के माध्यम से कवि हमें यही बताना चाहते हैं कि जब जीवन नश्वर है, जीवन की सच्चाई यही है कि एक दिन मृत्यु जो है सभी को आनी है, तो हमें इस जीवन में कुछ ऐसा काम, महान कार्य करना चाहिए, एक ऐसा महान उद्देश्य रखना चाहिए जिससे जो है हम देश की सेवा करें। तो आप देखिए दीपक में जो लौ होती है ना, वो जल जाता है, खुद को वो समर्पित कर देता है। दीपक में जो बाती लगाई जाती है वो जल जाती है, लेकिन वो सबको प्रकाशमान कर देता है, सभी जगह जो है वो चारों तरफ जो है उजाला फैला देता है। तो ऐसे उस दीपक की लौ की तरह आपको बनना है, जो स्वयं जलकर दूसरों को प्रकाशित करे। तो ऐसा उदाहरण यहाँ पर कवि ने दिया है। तो आप इन पंक्तियों को लिख लीजिएगा। चलिए, इसमें पंक्तियां कुछ और हैं। सब कुछ है अपने हाथों में, क्या तोप नहीं तलवार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो यहाँ पर कवि क्या कहते हैं कि आपको जो है किसी भी लक्ष्य तक पहुंचने, आप युद्ध करते हैं, सब कुछ है अपने हाथों में, क्या तोप नहीं तलवार नहीं। यहाँ कवि कहते हैं कि सब कुछ आपके हाथ में है, हमारे पास जो है ताकत, साधन और साहस सब कुछ है, सब कुछ अपने हाथों में, क्या तोप नहीं तलवार नहीं। बस जरूरत है देश के लिए प्रेम और कर्तव्य भावना की। यदि कोई व्यक्ति इन सब के बावजूद भी अपने देश के लिए कुछ नहीं करता है तो वो हृदय नहीं है, वो पत्थर है। क्योंकि सब कुछ हमारे हाथ में है, हम कर सकते हैं अपने देश के लिए। ठीक है, अब देखिए जब हमारा देश गुलाम था तो तब तो आप देश के लिए आवाज भी नहीं उठा सकते थे। ठीक है, तो फिर उसके बावजूद भी उन्होंने जो है अंग्रेजों से के द्वारा जो है कई जुल्म उन पर किए गए, लेकिन उन सबको सहते हुए उन्होंने देश के लिए, देश की स्वतंत्रता के लिए लड़े और उन्होंने साहस के साथ काम लिया और संपूर्ण भारतवासियों को सजग किया कि वो अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़े, इनका विद्रोह करें। ठीक है, तो अभी तो आपके पास सब कुछ है, हमारे पास ताकत है, साधन है, लेकिन हमारी इच्छा होनी चाहिए, देश के प्रति हमारी कर्तव्य की भावना होनी चाहिए, तभी तो हम कर पाएंगे। ठीक है, भावना ही नहीं है, देश के प्रति कोई हमारी सोच ही नहीं है, तो फिर आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो इस सब के बावजूद भी अपने देश के लिए सब कुछ नहीं करता है तो वह हृदय नहीं। इस सब होने के बाद भी अगर हम अपने देश के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो वो हृदय नहीं है, बल्कि वो एक पत्थर के समान है। आगे की पंक्तियों में देखिए, जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। इन पंक्तियों को लिख लें और इन पंक्तियों में कवि कहता है। चलिए पहले आप पंक्तियों को लिखेंगे। चलिए, इस पंक्ति में कवि कहते हैं जो भरा नहीं है भावों से, अर्थात जिस हृदय में भाव नहीं है, अपने देश के लिए भावनाएं नहीं है, संवेदनाएं नहीं है, तो बहती जिसमें रसधार नहीं। जिस हृदय में देश के लिए प्रेम की धारा नहीं बहती है, प्रेम की गंगा नहीं बहती है, अर्थात अपने देश के प्रति कोई कोमल भावना नहीं है, वह हृदय नहीं है, वो पत्थर के समान है। तो चलिए इसे लिख लीजिएगा। इन पंक्तियों में कवि ने बताया कि हृदय का मूल्य तभी है जब उसमें भावनाएं हैं, संवेदनाएं हैं। जिस हृदय में न देश के लिए प्रेम है, न कोई कोमल भावना है, वह हृदय नहीं बल्कि पत्थर है, वह हृदय नहीं बल्कि पत्थर के समान है। चलिए, चलिए आगे की पंक्तियों में यहाँ पर सोच विचार के लिए कुछ प्रश्न हैं। ये तो हमने कुछ पंक्तियों पर आपने आपस में चर्चा करनी थी। अब आगे का प्रश्न है सोच विचार के लिए। तो कविता को पुनः ध्यान से पढ़िए,
और पता लगाइए और लिखिए। क्या? हम हैं जिसके राजा रानी, पंक्ति में राजा रानी किसे और क्यों कहा गया है? तो किसे कहा है यहाँ राजा रानी? हम हैं जिसके राजा रानी, हम का अर्थ किसे है और राजा रानी किसे कहा गया है? तो इस देश के जो नागरिक हैं वो सभी नागरिकों को यहाँ कवि ने क्या कहा है? हम सभी इस देश के राजा रानी हैं। जैसे कविता में भी बताया था कि राजा का अर्थ क्या होता है? जो अपने जो है स्वतंत्र होता है, जिसके ऊपर किसी का जो है परतंत्र नहीं है, वो दूसरों के जो है अंदर नहीं है, बल्कि वो स्वतंत्र है। तो इस देश में सभी नागरिक क्या है? स्वतंत्र हैं। तो इस देश के राजा रानी कौन है? यहाँ सभी नागरिकों को राजा रानी कहा गया है। इसका आशय यह है कि यह देश हम सभी का है, हम सब इसकी संतान हैं और एक राजा की संतान राजा ही होती है। और इस मिट्टी में पैदा होकर, इसका अन्न खाकर, इसका पानी पीकर हम पले और बड़े हैं। इस देश की स्वतंत्रता और गरिमा में हम सब सम्मान भागीदार हैं, इसलिए हम इसके राजा रानी कहलाने योग्य हैं। चलिए, तो यहाँ पर कवि ने किसको कहा है राजा रानी? इस देश के समस्त नागरिकों को कहा है कि हम इस देश के राजा रानी हैं और हम सभी का ये देश है, हम इसकी संतानें हैं और मिट्टी में पैदा होकर, इस देश की मिट्टी में पैदा होकर, यहाँ का अन्न खाकर यहाँ पर हम पले हैं और बड़े हैं। इसलिए इस देश की स्वतंत्रता और इसकी गरिमा में हम सब जो हैं समान भागीदार हैं, इसलिए इसके राजा रानी कहलाने योग्य है। आगे की पंक्तियों में कवि कहता है, प्रश्न है, संसार संग चलने से आप क्या समझते हैं? यहाँ कवि ने कहा है कि यदि आप संसार के संग नहीं चलेंगे तो संसार जो है आपका नहीं होगा, आपको संसार के साथ चलना पड़ेगा। तो इसका क्या यहाँ पर मतलब है? जो व्यक्ति संसार संग नहीं चलता है, संसार उसका क्यों नहीं हो पाता है? तो चलिए, संसार संग का अर्थ है दुनिया के साथ चलना, समय, बदलाव, विचारों और प्रगति की दिशा में आगे बढ़ना। यदि हम अपनी पुरानी सोच, पुराने विचारों पर ही अडिग रहें, अपने विचारों में परिवर्तन ना करें, समाज आगे बढ़ता है और परंपराओं में, रीति रिवाजों में भी फिर बदलाव होते हैं और समय में बदलाव होता है, विचारों में प्रगति। और देखिए, पहले के जमाने में जो है बहुत कुछ जो हमारे पास साधन नहीं थे, और यदि हम उसी विचारधारा के साथ रहें, समाज के साथ आगे ना बढ़ें, तो हम पिछड़ जाएंगे। इसलिए हमें अपनी सोच, अपने साधन, समस्त चीजों में हमें बदलाव करना होगा, समाज के साथ हमें बदलना पड़ेगा। ठीक है, हमें प्रगति की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। और जो व्यक्ति इस प्रभाव में शामिल नहीं होता है, वो समय के साथ नहीं बदलता है, बहुत दुनिया से कट जाता है। आप यदि समय के साथ नहीं बदलेंगे तो दुनिया आपको पीछे छोड़ देगी। इसलिए संसार के साथ चलना होगा, दुनिया के जो चलन है, जो चल रहा है, उसके साथ हमें अपनी सोच बदलनी होगी, अपनी प्रवृत्ति बदलनी होगी, और समय बदलता है तो हमें भी बदलना पड़ेगा। नहीं तो हम संसार के साथ जो है एडजस्टमेंट नहीं कर पाएंगे, उसके साथ सामंजस्य नहीं कर पाएंगे, तो हमें दिक्कत होगी और संसार हमें धीरे धीरे पीछे धकेलता रहेगा, फिर आपको कोई भी नहीं पूछेगा। इसलिए हमें जो है संसार के साथ चलना है, दुनिया के साथ चलना है, समाज के साथ चलना है। चलिए, तो क्योंकि आप समाज के साथ नहीं चलेंगे, आप पिछड़ जाएंगे, तो फिर दूसरों के लिए आप भी उपयोगी नहीं रह पाएंगे, है ना? तो चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। इसके बाद है, उस पर है नहीं पसीजा जो क्या है? वह भू का भार नहीं। पंक्ति से आप क्या समझते हैं? तो इस पंक्ति में कवि कहता है कि जो व्यक्ति देश के दुख दर्द को देखकर दुखी नहीं होता है, अब देश का अर्थ देशवासियों का, ठीक है, आपके समाज, आपकी सोसाइटी, आपके जो समुदाय हैं, जिस समुदाय में भी आप रहते हैं, वहां के लोगों को देखकर, उनके दुख दर्दों को देखकर यदि आपके मन में करुणा और हमदर्दी की भावना नहीं आती है, तो आप दुखी नहीं होते हैं, तो संवेदना की भावना नहीं है। जिसकी संवेदना देश के लिए नहीं है, देश का अर्थ देशवासियों से है, जागती है, वह धरती पर बोझ के समान है। तो वो जो है धरती पर बोझ है, स्वार्थी है ना, उसे स्वार्थी कहा जाता है संसार में, समाज में। तो वो जो है पृथ्वी पर भार है। कविता में देश प्रेम के लिए बहुत सी बातें आई हैं।
आप देश प्रेम से क्या समझते हैं बताइए। तो इसमें बहुत सारी बातें हमने कविता में की है। तो आप जो है देश प्रेम से क्या समझे। अब देश क्या है, सबसे पहले तो आप ये समझिएगा कि आप देश के लिए करें, आपको पता ही नहीं है देश है क्या। ठीक है, आपके पड़ोस में जो है कुछ लोग परेशान हैं, आप उनकी मदद नहीं करते हैं, आप देश सेवा करना चाहते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो है कभी भी देश की सेवा नहीं कर पाएगा। देश का अर्थ है आपके देश के लोग, आपके समाज के लोग, आपके आस पड़ोस के लोग। यदि आप अब पहली जो शुरुआत है एक देशभक्त का काम, तो वो सबसे पहले अपने परिवार, फिर उसके बाद उसका जो पास पड़ोस है, फिर उसको जो समाज में वो रहता है उस समाज का, जिस गांव में, जिस शहर में, फिर उस जिस राज्य में, और फिर हम आती है देश की। तो देश तो जो है आपके जो अगल बगल है, जो आपके पास पड़ोस है, वहीं से शुरू हो जाता है। तो यहीं से यदि आप शुरुआत करें तो देश की भलाई निश्चित है। देश के हर व्यक्ति में, हर नागरिक में जो है देश प्रेम की भावना फिर स्वयं ही जागृत हो जाएगी। क्योंकि जब अच्छे लोग दिखते हैं तो उनसे लोग प्रेरित भी होते हैं। ठीक है, और बुराई देखकर कहीं ना कहीं किसी अंश में हमारे जो मन में, अचेतन मन में, वो बुराई कहीं बैठ भी जाती है कई बार। ठीक है, तो अच्छे लोग होंगे तो अच्छी समाज बनेगा, और अच्छा राज्य बनेगा, अच्छा देश बनेगा। चलिए, तो यहाँ पर देखिए, देश प्रेम का मतलब है अपने देश के लिए अपनेपन का भाव, गर्व, कर्तव्य और बलिदान की भावना। देश प्रेमी व्यक्ति न केवल अपने देश की मिट्टी, भाषा, संस्कृति और लोगों से प्रेम करता है, बल्कि जब आवश्यकता हो तो अपने हितों से ऊपर उठकर देश के लिए समर्पण करने को भी वो तैयार रहता है। देश की प्रगति, सुरक्षा और एकता के लिए योगदान देना ही सच्चा देश का जो है सच्चा देश प्रेम है। तो हमें जो है अपने देश के लिए, कई बार हमें देश के लिए अपने हितों से ऊपर, अपने निजी हितों से ऊपर उठकर भी काम करना होता है, समर्पण करना होता है। तो वो जो देशभक्त होता है वो हमेशा अपने देश के लिए तैयार रहता है। तो प्रश्न का उत्तर आप लिखिएगा, सुरक्षा और एकता के लिए योगदान देना ही सच्चे देश प्रेमी की जो है एक पहचान है, वही देश सच्चा देश प्रेमी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। यह रचना एक आवाहन गीत है जो हमें देश प्रेम के लिए प्रेरित है और उत्साहित करती है। इस रचना की अन्य विशेषता ढूंढिए और लिखिए। इस कविता में आपको आवाहन किया जा रहा है कि देश के वासियों, आप देश से प्रेम करें, देश की भलाई करें, देश के प्रति आप जो है समर्पित रहें। ये एक आवाहन गीत है। इसके अलावा आपको इस कविता में और क्या विशेष चीजें लगी हैं, ये आपको बताना है। तो इस कविता में के माध्यम से पाठकों के हृदय में देश के प्रति भाव को जगाने का प्रयास किया गया है कि जो भी इसे पढ़ेगा देश के प्रति उसके भाव जागृत हों। इसमें सरल भाषा और प्रभावशाली शैली का प्रयोग किया गया है। इसमें देश की महिमा का गुणगान करते हुए व्यक्ति को जागरूक और प्रेरित किया गया है। और इस कविता में हृदय में जोश और आत्मबल भरती है। ये कविता जो हर नागरिक को देश के लिए कर्तव्यनिष्ठ बनाने की प्रेरणा देती है। और बाकी आप स्वयं भी लिखेंगे। प्रश्न का यहाँ पर सिर्फ आपको आइडिया दिया जाएगा। अनुमान और कल्पना से आधारित सभी प्रश्न आपको करने हैं। तो अपने समूह में मिलकर चर्चा कीजिए और लिखिए। यहाँ पर आप सभी प्रश्नों को अपने समूह में चर्चा करेंगे और तब लिखेंगे। जिसने की खजाने खोले हैं, जिसने की खजाने खोले हैं, अनुमान करके बताइए कि इन पंक्तियों में किस प्रकार के खजाने की बात की गई है। तो यहाँ पर क्या, किस बारे में बात हो रही है, किस खजाने की बात हो रही है। यहाँ किसी सोने चांदी या धन दौलत की नहीं, बल्कि देश की जो प्राकृतिक संपदा है, सांस्कृतिक विरासत है और भाषा, इतिहास और मानवता के मूल्यों की ओर संकेत करता है। यही देश की असली विरासत है। यदि हम अपनी संस्कृति को, अपनी विरासत को, सांस्कृतिक जो विरासत है उसकी रक्षा करें, वही हमारे देश की असली जो है खजाना है। हमारे देश का जो प्राकृतिक संपदा है वही असली खजाना है। यहाँ की भाषा, यहाँ का इतिहास, यहाँ की मानवता मूल्यों की ओर हमें संकेत करता है। जिसकी मिट्टी में उगे बढ़े, पंक्ति में उगे और बढ़े किसके लिए और क्यों कहा गया है। तो यहाँ पर उगे और बढ़े शब्द सभी नागरिकों के लिए किया गया है, कहा गया है। और यह पंक्ति बताती है कि हम सभी अपने देश की मिट्टी में पले बढ़े हैं और यह मिट्टी हमारी पहचान, पालन पोषण और संस्कृति का की प्रतीक है, इसलिए उसका सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। प्रश्न का उत्तर आप स्वयं लिखेंगे। वह हृदय नहीं है, पत्थर है। पंक्ति में हृदय के लिए पत्थर शब्द का प्रयोग क्यों किया गया है। तो जिस प्रकार से एक
पत्थर में जो है प्रेम की भावना, संवेदना नहीं होती है, ऐसे ही वो जो व्यक्ति देश के लिए कुछ नहीं करता है, देश के प्रति जिसके मन में प्रेम की भावना नहीं है, कवि कहता चाहता है कि अगर किसी के दिल में देश के लिए स्नेह, त्याग और कृतज्ञता नहीं है तो वह हृदय नहीं है बल्कि पत्थर के समान है जिसमें कोई संवेदना नहीं है। प्रश्न का उत्तर आप स्वयं लिखेंगे, यहाँ से आपको सिर्फ आइडिया दिया जाएगा। कल्पना कीजिए कि पत्थर आपको अपनी कथा बता रहा है, ठीक है, और वो आपसे क्या-क्या बातें करेगा और आप उसे क्या-क्या कहेंगे। तो ये आपको कल्पना करना है कि पत्थर आपको अपनी कथा बता रहा है, अपने बारे में बता रहा है और आप जो है उससे क्या-क्या, वो आपसे क्या-क्या बातें करेगा और आप उसे क्या-क्या कहेंगे। तो ये कल्पना पर आधारित प्रश्न है, इसको आप कर लीजिएगा, ठीक है। आगे ये जो प्रश्न है उनको भी आप करेंगे क्योंकि यहाँ सभी प्रश्न बच्चों को आपस में क्या करना है, एक समूह में बैठना है और आपस में चर्चा करनी है, प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। तो इस प्रश्न को आप नोट करेंगे और आगे के प्रश्न हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो बच्चों आज की क्लास में हमने स्वदेश कविता के प्रश्न उत्तर किए और यहाँ जैसा कि आप देख रहे हैं सभी प्रश्न बच्चे आपस में वार्तालाप करेंगे, कविता को बार बार पढ़ेंगे, समझेंगे, शब्दार्थ तो आपको लिखा दिया है, समझेंगे और उसका भाव निकाल करके सभी प्रश्नों के उत्तर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।